हेलो साथियों, पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ का जो व्यापम द्वारा जो एग्ज़ाम होता है इंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आपको प्री बीएड का एग्ज़ाम देना हो या प्री डीएलएड का एग्ज़ाम देना हो 2025 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों, है ना। हमने इसमें एक नया सीरीज चालू किया है जिसमें शिक्षण अभिरुचि का हम जो अभी क्लास को ला रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप सभी के लिए क्या है कि आप इस वीडियो को पूरा सीरीज को पूरा क्लास 1 से लेकर के जब तक सीरीज डलता है तब तक आप इसको देखने का प्रयास करिएगा, है ना। अगर आपको एग्जाम देना है, आप सीरियसली हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, करियर को लेकर के, अगर आपका गोल है कि मैं आगे चल करके डीएड का एग्जाम दूं या फिर बीएड का एग्जाम दूं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, ये 4th नंबर का क्लास होगा, ठीक है, जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि के संबंधित एक अगला टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा जो अभी ये जो सीरीज चल रहा है, पहले हम थ्योरी देख रहे हैं, इसके बाद से कुछ 15 से 30 क्वेश्चन को जो हम एमसीक्यू के तौर पर देखते हैं, ताकि जो हम थ्योरी जो हम कर रहे हैं इसका थ्योरी का कितना महत्व है और कैसे हमें जो है जब हमें ऑप्शनल मिलता है, एमसीक्यू करना होता है, तो हम वहां पर उसका कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपके लिए बेहद ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को और बेहतर आप अपने तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अभिरुचि का मैं दोस्तों बता देना चाहूंगा पहले ही, हर क्लास में मैं जिक्र करता हूँ, है ना। जो शिक्षण अभिरुचि है, ये शिक्षण अभिरुचि अपने आप पर ही बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो नंबर आता है ना, टोटल आता है 30 नंबर का वेटेज रखता है अपने आप पर, और जिसमें बहुत ही आसान सा ये मतलब सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि का, और आसान सा टॉपिक है जिसको हम कुछ एफर्ट करके, कुछ मेहनत और मन लगा करके अगर हम तैयारी करें तो हम इसमें बेहद अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। 30 नंबर है तो मैं 30 में 30 तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि 20 से 25 से अब एवब ही नंबर को गेन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे सीरीज को अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है और एमसीक्यू को लगाया है, तो आपका जो है इस टॉपिक को अच्छे से मजबूती मिल सकता है ना, शिक्षण अभिरुचि का। तो ये जो हमारा क्लास है दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि का ये चौथा क्लास रहने वाला है, जिसमें हम टॉपिक की बात करें तो शिक्षा की भूमिका क्या होता है, इन शिक्षा की क्या क्या भूमिकाएं होती है, उसके बारे में हम डिटेल से सारी चीजों को देखेंगे। और यहाँ पर है, अगर आप डीएड बीएड प्रवेश परीक्षा अगर दिलाना चाहते हैं 2025 में, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए है। संपूर्ण तैयारी हम यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करेंगे, है ना। और आप इतना तैयारी करिए, है ना। अगर आपको पिछले बार अगर गवर्नमेंट सीट से अगर आप चुके हैं, तो इस बार आपको एक सुनहरा और अवसर है, क्योंकि आने वाले आगामी समय में शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए बहुत ही देखने के लिए मिलेगा, है ना। अभी जैसे विवाद में ही चल रहा है कि आने को है बहुत सारी वैकेंसी, और इसी वजह से है जो डीएड बीएड की तरफ अभी जो है अभ्यर्थियों लोगों का जाना बहुत हो गया है। बहुत सारे लोग इस बार जो है बहुत ज्यादातर करने के लिए इस कोर्स को, मतलब प्राइवेट भी अगर कर रहे हैं तो वहां पर ज्यादा फीस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल सके, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का हम जो हमारा सिलेबस में है, जो 30 नंबर का वेटेज रखता है अपने आप पे, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। और एक मानसिक योग्यता है, वो भी 30 नंबर का है। और ये जो है शिक्षण अभिरुचि, ये भी 30 नंबर का है। और जो है आपको जो जीके मिलेगा, वो जीके आपको 20 नंबर का देखने के लिए मिलेगा, और 10-10 नंबर का हिंदी और इंग्लिश। तो जो ज्यादा वेटेज का नंबर है और जो ज्यादा कवरिंग कर सकते हैं, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अकेला ही ये 30 नंबर का अपने आप पे रखता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ में अगर प्री डीएलएड और प्री डीएड का इंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों। आप बेहतर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, ठीक है। तो इसी में आगे चलते हैं दोस्तों, हम आप टॉपिक पर आते हैं, है ना। वीडियो को अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ऐसे साथियों के साथ, ऐसे अभ्यर्थियों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिएगा जो इसके लिए प्रॉपर अभी तैयारी करने में लगे हुए हैं या करना चाहते हैं, और है ना, चाहे वो 12th अभी हो या 12th का एग्जाम देने वाले हो या फिर निकल गए हों, है ना। क्योंकि डीएलएड जो होता है ये 12th के बाद होता है ना। तो हम जितना जल्दी हो सके इन सारी कोर्सों को अगर कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें जो होता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है टीचिंग के फील्ड में, ठीक है ना।
तो हम इसी पर पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना होता है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उन सारी चीजों के बारे में, है ना। एक एक चीज को हम समझेंगे बारीकी से, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू को भी देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो पहले समझ लेते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है ना। एक टीचर के लिए क्या क्या भूमिका होती है, उन सारी चीजों पर को हम अच्छे से थ्योरी के माध्यम से पहले समझते हैं, फिर इसके बाद जो है हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षक की भूमिका क्या क्या होती है। ये जो हमारा क्लास है ना, ये जो क्लास है हमारा, तो क्लास हमारा कौन सा है, ये क्लास जो है हमारा ये चौथा क्लास है ना। मैं पहले इसीलिए इसको कवर पहले कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नंबर का अपने आप पे रखता है वेटेज, है ना। हिंदी 10 नंबर का आता है, इंग्लिश भी 10 नंबर का आता है, तो हम उसको लास्ट में कवर करेंगे। इसके बाद ये सीरीज हो जाएगा, इसके बाद हम मानसिक योग्यता क्या में सारी चीजें जो उसमें टॉपिक दिया हुआ है उन सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर आप अभी से बेहतर तैयारी पे लगे हुए हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है अच्छे स्कोर इस पे कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं शिक्षक की क्या क्या भूमिका हो सकती है। थ्योरी को पहले हम अच्छे से और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो एक शिक्षक की भूमिका बेहतर, संपूर्ण और बहुआयामी होता है, ठीक है। कहने का मतलब बेहद महत्वपूर्ण होता है, सॉरी बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक शिक्षक की जो भूमिका होती है एक विद्यालय के लिए, एक बच्चे के लिए, वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है ना। और जो है उसके बेहद महत्वपूर्ण है और बहुआयामी है। सारी चीजों का जो है विकास के लिए, बहुआयामी विकास के लिए जो है टीचर उत्तरदायी होता है ना। वो सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं होता है। टीचर जो होता है वो केवल ज्ञान नहीं देता है, किताबी ज्ञान नहीं देता है, इसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देता है ना। सर्वगुण विकास करने का जो है हुनर जो एक टीचर के अंदर रहता है। इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा और नोट आप जरूर बनाते चलिएगा। और अगर आप नोट नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे सीरीज खत्म होगा तो मैं सारी जो भी पीडीएफ मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जो पढ़ा रहा हूँ उन सारी पीडीएफों को मैं लिंक पे टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उस पर मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आपका रिवीजन करने पर आसानी होगी। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब आप देख लेंगे, तीसरा बार जब इसको आप वॉच कर लेंगे पूरी सीरीज को, तो आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पीडीएफ की जरूरत आपको लास्ट टाइम पे जब आपको रिविजन करना रहेगा तब आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इसीलिए मैं पीडीएफ को बाद में शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में, ठीक ना। जो शिक्षक होता है वो ज्ञान देने वाला नहीं होता है, बल्कि एक छात्र के जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। यह शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, है ना, जो हम आगे देखेंगे। ये मतलब टीचर को हम ये नहीं कह सकते कि वो बस किताबी ज्ञान देने वाला होता है। ये छात्र जीवन के लिए जो है सर्वगुण विकास के लिए जो है उत्तरदायी माना जाता है ना। कई तरह से प्रभावित करता है छात्र के जीवन को, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं ज्ञान प्रदाता, ठीक है। पहला हेडिंग है हमारा क्या, ज्ञान प्रदाता। ये जो है शिक्षक की सबसे बुनियादी भूमिका होती है। शिक्षक अगर है तो बच्चे का जो ज्ञान देने का, ये ज्ञान प्रदान करने के लिए ये सबसे बुनियादी भूमिका होता है। वो छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं, मतलब छात्रों को हर एक विषय का, चाहे वो व्यवहारिक हो, किताबी हो, है ना, सांस्कृतिक ज्ञान हो, भाषाई ज्ञान हो, है ना, ये सारी चीजें जो है एक शिक्षक छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में अच्छे से समझाता है, पढ़ाता लिखाता है और कई सारी चीजों के बारे में उसे ज्ञान देता है, ठीक है। उनकी जो है समझ बढ़ते हैं और उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। बच्चे के अगर मन में कोई जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को भी जो है शिक्षक दूर करने का हमेशा तत्पर रहता है, प्रयास करता है, ठीक है ना। और फिर उनकी जो समझ होता है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता होता है, उसको विकास करने में जो है शिक्षक महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। मार्गदर्शक के रूप में इन सारी चीजों को आपको याद रखना है कि मार्गदर्शक के रूप में कैसे काम करते हैं। तो शिक्षक छात्रों को सही रास्ता दिखाते हैं। मार्गदर्शक का मतलब है मार्ग दिखाने वाला जो एक होता है, सही टीचर ही होता है जो छात्रों को सही रास्ता दिखाता है कि हमें किस तरह से हमें सही सकारात्मक की तरफ, सही रास्ते पे चलना है और गलत आदतों को धारण नहीं करना है, अच्छी अच्छी आदतें रखना है, अनुशासन से रहना है। इन सारी चीजों को जो है मार्गदर्शक के रूप में जो है शिक्षक अपने छात्र के ऊपर करता है।
उनकी रुचियों और क्षमताओं को जो क्षमताएं होती है उसको पहचानने में मदद करते हैं और उन्हें जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा जो है प्रेरित करते हैं। मतलब बच्चे की रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, बच्चा किस हिसाब से सोच पाता है, थिंकिंग कर पाता है ना, उनकी योग्यता क्या है, वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, इन सारी चीजों को टीचर क्या पहचानता है, फिर उनकी सफलता के लिए उस हिसाब से कार्य करता है और जो है उसको हमेशा मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है एक शिक्षक कि ताकि वो अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन सके, है ना। तो ये सारी चीजें जो है मार्गदर्शक में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे प्रेरक के रूप में कैसे है। तो ये सब हेडिंग है दोस्तों ना, ये जो रेड में है ये सब क्या है, हेडिंग है। तो आप सबको इन सारी चीजों को एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें हर एक शब्द आपके लिए बहुत मायने रखता है। एक एक शब्द को आपको ध्यान में रखना है कि किस शब्द का क्या मतलब होता है ना। जब इसका मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको सारी चीजें जो अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और मैं पहले थ्योरी इसलिए करा रहा हूँ साथियों कि आपको अगर थ्योरी का जानकारी ना हो, अगर आपको इसका थ्योरिकल नॉलेज ना हो, है ना, अगर थ्योरी का जानकारी नहीं है अच्छे से, तो आप जो है जब एमसीक्यू जब बनेगा, एमसीक्यू अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं बिना थ्योरी को पढ़े, है ना, तो क्या है वहां पर आपको फंसने के चांसेस बहुत रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे ऐसे हिंदी के शब्द देखने के लिए मिलेंगे जिससे आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं और अच्छा खासा नंबर जो है आप गंवा सकते हैं एग्जाम के बीच में, है ना। तो प्रेरक के रूप में कैसे काम करते हैं, तो शिक्षक छात्रों को सिखाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। मतलब एक शिक्षक अपने बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उनको हमेशा मोटिवेट करता रहता है ना। बच्चे की अगर गलती है तो उस गलती में सुधार करेगा, है ना। वो गलती जो है गलती जो होता है वो सीखने का एक हिस्सा है ना। उस गलती से बच्चा और भी मोटिवेट हमें करना चाहिए एक शिक्षक के रूप में, और वो मोटिवेट करे, उससे प्रेरित करे, है ना। और ताकि क्या होता है, हम जब ऐसी क्रिया करते हैं तो बच्चे की जो आत्मविश्वास उसके अंदर उभर करके आता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है ना। और चुनौतियों का जो है सामना करने के लिए हमेशा क्या है कि उसे प्रोत्साहित करते रहते हैं, है ना। आगे चलेंगे मूल्यांकनकर्ता के रूप में कैसे। जब मूल्यांकनकर्ता के रूप में जैसे बच्चा किसी भी चीज को अगर वो सीख रहा है उसमें, है ना, कौशल अगर हासिल करता है तो उसका जो मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चे ने अब तक क्या क्या सीखा है, उसके अंदर क्या क्या कौशल जो है विकसित हुआ है। ये सारी चीजें हैं एक शिक्षक का क्या होता है, गुण है, कहना मतलब भूमिका है ना। तो शिक्षक छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करते हैं और उनकी कमजोरियों और ताकतों के बारे में बताते हैं। इससे उन्हें अपनी सीखने की क्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मतलब मूल्यांकन जब शिक्षक करता है अपने छात्रों का, तो उसे उसकी कमी क्या है, उसकी कमजोरी कहाँ पर है, क्या नीड है उसकी कमजोरी का, क्या कारण है, तो कारण को पहले पता करना। कारण जब पता चल जाता है तो कारण के हिसाब से फिर उसका निराकरण करना, ये सारी चीजें, और उसकी योग्यता किस पे ज्यादा बेस्ट है तो उसके आधार पर वो बता पाता है ना। कि अगर कमजोर छात्र है तो उसके हिसाब से उस बच्चे के हिसाब से हम निराकरण करेंगे, उसका उपचार करेंगे, है ना। और अगर ताकत के बारे में पता है, मतलब वो ज्यादा होशियार है, किस फील्ड में उसकी योग्यता ज्यादा विकसित हुई है, तो उसके हिसाब से हम उसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी टॉपिक में आगे हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपको ध्यान में रखना है। ये सारी पॉइंटें से डायरेक्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, है ना। आपको ध्यान में रखना है, जैसे सुविधादाता, है ना, सुविधादाता मैं जितने बता रहा हूँ रेड हेडलाइटिंग में है ना, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इसको। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न डायरेक्ट बनता है। ये सारी चीजें जब एमसीक्यू करेंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इन शब्दों का मतलब भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या होता है इसका अर्थ, है ना। अगर हम डायरेक्ट एमसीक्यू लगाने के लिए लग जाते हैं तो हमें क्योंकि हम जब तैयारी करेंगे, आप मार्केट से अगर बुक वगैरह भी लाएंगे तो आपको ज्यादा चैप्टर स्टार्ट होंगे और उस चैप्टर में जो है कि थोड़ा सा क्या एक पैराग्राफ होगा, दो पैराग्राफ थोड़ा सा लिखा होगा, इसके बाद डायरेक्ट एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, कई सारी किताबों का मिक्सिंग है ना। और आपको एक ही किताब में सारी जानकारी नहीं मिलेगा, अगर आप 10 किताब भी अगर इकट्ठा करेंगे तो ये सारी चीजें आपको शायद ही मिल पाएंगी, है ना। तो आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो अगर आपको हमारा ये सीरीज, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप अपने तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज एक वीडियो पे कमेंट आया था कि सर इंग्लिश का हमें थ्योरी चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इंग्लिश हम कराएंगे वो भी लास्ट पे कराएंगे,
कि इंग्लिश का वेटेज केवल 10 नंबर का है ना। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा अच्छे से डिटेल के साथ और ज़्यादा समय दे करके स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इसका नंबर जो है 30 नंबर का वेटेज आता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश जो है 10 नंबर का रहेगा। तो आपको पहले इन जो ज़्यादा सब्जेक्ट, जो ऐसे टॉपिक को कवर करना है जो ज़्यादा मार्क्स आपको देंगे, है ना। जैसे आपका मानसिक एकता हो गया और शिक्षण अभिरुचि हो गई, ये जो 2 टॉपिक है ये आपको ज़्यादा, अगर आप इसमें 60 नंबर का दोनों का वेटेज है, अगर 60 में से आप मान के चलिए 50 नंबर भी ले आते हैं तो आपका जो है बेहद नंबर अच्छा आ सकता है। और एक सरकारी सीट के लिए जो है आप अगर हिंदी और इंग्लिश में इधर 5-5 नंबर भी आते हैं तो 60-70 नंबर का एवरेज अगर आप ला पाते हो तो आपको सरकारी सीट इजीली कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो टीचर का क्या है, सुविधादाता के रूप में कैसे भूमिका है इसको समझिएगा। तो शिक्षक जो है छात्रों के लिए सीखने का अनुकूल माहौल बनाते हैं। अनुकूल माहौल ये कह सकते हैं कि सुविधादाता है वो उनको अवसर देता है, उसके हिसाब से माहौल को, क्लासरूम को, वातावरण को, जो विद्यालय का एनवायरनमेंट है आसपास का जो है उसको बच्चे के अनुरूप उसको ढालने का प्रयास करता है और अच्छा उनको सीखने के लिए प्रेरित करता है। और अच्छा माहौल देने की वजह से बच्चे का अगर रुचिपूर्ण अगर है ना, उन चीजों को अगर हम कराते हैं तो बच्चे अगर उसमें रुचि ले रहे हैं तो बच्चे और भी जल्दी से और आसानी से वो सीखते हैं, है ना। उन्हें संसाधन और अवसरों तक पहुंच प्रदान करते हैं और एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं सलाहकार के रूप में कैसे भूमिका है। सलाहकार के रूप में कैसे भूमिका है, तो शिक्षक छात्रों को उनकी व्यक्तिगत और शैक्षणिक समस्याओं के बारे में सलाह देते हैं। शैक्षणिक जो समस्याएं हैं ये कैसे हो सकता है कि जो स्कूली जो पाठ्यक्रम बना होता है, विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है, उन पाठ्यक्रमों में अगर उसको अध्ययन के दौरान अगर उनको कुछ भी कठिनाइयां होता है तो टीचर वहां पर एक क्या करता है कि सलाहकार के रूप में काम करता है। उन्हें सही सलाहकार देता है कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, उसकी जो समस्या होता है उसका निवारण करता है, ठीक है। और उनके भावनात्मक रूप से सहारा करता है। भावनात्मक रूप से सहारा कहने का मतलब कि उनसे मतलब स्नेह पूर्वक, जैसे हम अपने पेरेंट्स से घुल मिल करके रहते हैं वैसे ही छोटा बच्चा जब रहता है, प्राइमरी का बच्चा हो या मिडिल का बच्चा हो, तो अपने टीचर से वो ऐसे संबंध रखे कि भावनात्मक जुड़ाव हो उसके पास, ताकि वो बच्चा सारा कुछ जो है अपने टीचर के पास शेयर करे कि उनको कहाँ पर क्या समस्या आ रहा है। इन सारी चीजें जो है उनके भावनात्मक रूप से जब टीचर जुड़ जाता है तो बच्चा अपनी जो भी परेशानी होती है, जो भी दिक्कत होता है उसको पढ़ाई से रिलेटेड, तो सारी चीजें एक टीचर के पास शेयर करता है, ठीक है ना। और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। जैसे हम अपने से बड़ों से राय लेते हैं कि कैसे करना है, अगर हमारे पास ये ऐसी स्थिति है तो हम कैसे, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो मैं कैसे उस चीज प्रॉब्लम से बाहर निकलूं, क्या चीज करूं ऐसा कि मेरे को इससे निजात मिल सके। तो सेम बच्चे के भी केस में वही होता है कि बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है किसी भी चीज में तो उसको अच्छा सलाह दे करके, उसको सही मार्गदर्शन दे करके, है ना, एक सुविधादाता के रूप में, तो हम उसकी समस्या को अच्छे से समझते हैं, कारण पता करते हैं, फिर उसका जो है समस्या का समाधान भी करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अनुशासनकर्ता को समझेंगे कैसे होता है अनुशासनकर्ता। तो अनुशासन जो करता है, शिक्षक छात्रों को अनुशासन में रहना, नियमों का पालन करना भी सिखाते हैं। मतलब छात्र जीवन ही अनुशासन से रहित होता है ना। तो हम जो टीचर होते हैं वो बच्चों को कैसे अनुशासन में रहना है, कैसे मतलब जो नियम बना होता है, जो कायदा बना होता है विद्यालय का, कि किस तरीके से हमें बात करना है, कि किस तरीके से हमें व्यवहार रखना है, कैसे बड़ों से आदर सम्मान पूर्वक बात करनी है, इन सारी चीजों को जो है वो टीचर अच्छे से उसको बच्चे को सिखाता है ना। और उन्हें सही और गलत के बीच में अंतर करने में भी मदद मिलती है। जब अनुशासन और नियमों के बारे में जब बच्चा सीख जाता है तो गलत और सही के बीच में अंतर भी करना सीख जाता है। किस हिसाब से कि जैसे अगर कोई विद्यालय में अगर कोई गेस्ट आ रहा हो या फिर कोई अधिकारी आ रहा हो या फिर किसी के पेरेंट्स भी आते हैं, है ना, या फिर आप अगर टीचर हो, आप क्लासरूम में जब जा रहे हो तो सारे बच्चे आपको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अगर कोई आ रहा है तो उसको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जैसा होगा गुड आफ्टरनून, जैसा समय होगा वैसे उठ करके सम्मान पूर्वक उन्हें हम ऐसा विश देते हैं ताकि अगला को जो भी कक्षा में हमारे विद्यालय में आया है उनको अच्छा लगे, ठीक है। ऐसी सारी चीजें जो है ये सब अनुशासन में ही आता है। और जो नियम बना रहता है, जैसे नियम में कि समय से आना है, जाना है,
कपड़े साफ सुथरा हो, ये सब अनुशासित चीजें हैं, है। और अच्छी चीजों को हम ग्रहण करें, जैसे सकारात्मक चीजें जो है जितने भी हमारे जीवन में चलती हैं, समाज में हम परिवार में हैं, तो घर में अगर ऐसी स्थिति आता है तो अच्छी चीजों को वो ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं, और जो गलत चीजें रहते हैं उससे जो है बचने का हमेशा जो है शिक्षक अपने बच्चों को बताता है कि हमें जो गलत चीजें हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, उनकी तरफ जाना नहीं है, वैसे करना नहीं है, गलत चीजों के आचरण अपने जीवन में नहीं लाना है। इन सारी चीजों को है जो वो अनुशासनकर्ता के रूप में जो शिक्षक एक बच्चे के लिए करता है, ठीक है। और भूमिका मॉडल अगला है हमारा भूमिका मॉडल। तो इसमें देखिएगा किस तरीके से होता है। तो शिक्षक छात्रों के लिए एक रोल मॉडल होता है ना। रोल मॉडल पिछली कक्षा में भी शायद ये शब्द आया था रोल मॉडल का, है ना। अपने आचरण और मूल्यों के माध्यम से ही छात्रों को प्रेरित करते हैं। रोल मॉडल के लिए ये भी रहता है कि जैसे अगर कोई टीचर है, शिक्षिका है, जैसे लेडीज टीचर है, और कक्षा में जब आती है तो जो अपना जो कपड़ा अगर मतलब कपड़ा पहने हैं अच्छे से और श्रृंगार वगैरह बढ़िया से किए हैं, सारा कुछ जो है, तो जैसे क्लास में अगर लड़के हैं तो उनके जैसे ही वो अपने टीचर के जैसे ही उनकी जो रोल है उनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं कि मतलब बढ़िया से चोटी करके आना है, टिकली बिंदी लगा के आना है ना, ये सारी चीजें, साफ सुथरा कपड़ा पहन करके आना है, और उनके जैसे बनने का जो है बच्चे भी कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी चीजें हैं और ये सारा चीजें हमें बच्चे को सिखाने में जो है और उनके आचरण में, ये सारी चीजें व्यवहार में और मूल्यों में जो है उनका परिवर्तन आता है, जिससे बच्चे भी हमेशा प्रेरित होते रहते हैं टीचर को देख करके कि अगर टीचर ऐसे कर रहे हैं तो हम भी उनके जैसे करें, या फिर ऐसा कोई गेस्ट वगैरह आता है तो हम जब देखते हैं अपने से बड़े से तो हमें भी लगता है कि हम भी उन्हीं के जैसा बने, ठीक है। आगे चलते हैं। समाज का निर्माता। एक शिक्षक समाज का निर्माता कर्ता के रूप में भी बहुत भागीदारी निभाता है। शिक्षक छात्रों के समाज के जिम्मेदारी सदस्य बनने के लिए तैयार करते हैं। मतलब शिक्षक जो होते हैं छात्रों को जो समाज में किस तरीके से रहना है, समाज का एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनाने के लिए भी हमेशा जो शिक्षक बच्चे को तैयार करते हैं, है ना, और उनमें सामाजिक मूल्य और नागरिकता की भावना को भी विकसित करते हैं कि समाज के बारे में बताना, उनको अच्छी जानकारी देना कि समाज में किस तरीके से हम रहना है, हमें किस तरीके से हमें अनुशासन और जो भी नियम समाज के जो नियम बने हुए हैं, जो दायरा है, मूल्य है, उसका जो नियमों का पालन किस तरीके से करना है। तो ये अनुशासित बालक जो है वही इन सारी चीजें को कर सकता है। तो ये कहाँ से सीखेंगे? एक शिक्षक से ही ये सारी चीजें जो है सीखते हैं। इसीलिए ये सारा पॉइंट जो है शिक्षक की भूमिका में आता है ना। आगे देख लेते हैं। सीखने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाना। अब सीखने की कई सारी विधियां हैं जिसमें हम प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं कई तरह से। जो एक शिक्षक है अपने शिक्षण विधि के माध्यम से कई विधियों का प्रयोग करते हैं, कई प्रतिक्रिया भी करते हैं। मतलब खेल खेल से जैसे बच्चों को हम जिस तरीके से हम सिखा सकते हैं, अपने नए नवाचार उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपने जो शिक्षण शैली है उसको डेली मतलब कुछ ना कुछ नया और ऐसा इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं जिससे जो है बच्चा हमसे मतलब अच्छे से प्रेरित रहे, उत्साहपूर्वक सीखे, उसका जिज्ञासा बना रहे और हमेशा प्रोत्साहित होता रहे। ठीक है। तो शिक्षक जटिल विषयों को सरल और समझाने योग्य बनाते हैं। मतलब शिक्षक जो होता है जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं उसको सरल से सरल भाषा में सरल तरीका से उसको समझाने योग्य बनाते हैं ताकि बच्चा उन सभी चीजों को समझ सके। वे विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं ताकि छात्र को सीखने में आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नवीनता को प्रोत्साहित करना। नवीनता को प्रोत्साहित करना तो शिक्षक छात्रों को नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें सकारात्मक बनाने और समस्या को हल करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ठीक है ना। तो इन सारी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बेहद हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इन्हीं से जो है डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझे रहेंगे तो आप ऑप्शनल वाला में फंस सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं इसी में। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक अच्छे शिक्षक में कई गुण होने चाहिए। मतलब क्या क्या गुण होना चाहिए एक टीचर के लिए, मतलब एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या एक टीचर में क्या क्या अच्छाई होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट आता है विषय का ज्ञान।
ठीक है। एक अच्छे शिक्षक जिस भी सब्जेक्ट का टीचर है उसको विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो एक शिक्षक को अपने विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए, उन्हें अवधारणाओं को समझाने और उन्हें छात्रों को समझाने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो संचार कौशल, संचार कौशल मतलब बातचीत की शैली उसकी कैसी है, कैसे उसके शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, कैसा उनका भाषा शैली है, कैसा उसका शब्द भंडार है किससे किस तरीके से बात करते हैं, ये भी मतलब टीचर के लिए एक उसका इंपॉर्टेंट गुण हो जाता है। एक शिक्षक को अपने छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए, मतलब प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जैसे अगर मान के चलिए एक सरगुजा का रहने वाला या फिर बिलासपुर का या रायपुर का कोई शिक्षक है और किसी ऐसे जगह में उसका ड्यूटी लगता है जहाँ पर एकदम ग्रामीण अंचल है और वहाँ पर जैसे बस्तरिया भाषा बोली जा रही होगी, वहाँ की जो भाषा है, मदर टंग है, भाषा है, बोली है जो, वो बहुत ही हटके हो, जैसे गोंडी भाषा हो गई, है ना, जो कई सारे ऐसे हर उसमें जो पृष्ठभूमि होती है, हर पृष्ठभूमि की अलग अलग मदर टंग होती है। तो अगर एक शिक्षक वहाँ की जो लोकल भाषा है अगर उसको नहीं बोल पाता है या समझ नहीं पाता है तो टीचर के लिए बहुत ही दिक्कत हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि उसकी संचार कौशल में जो है वो अच्छे से बात कर सके, वो अच्छे से संवाद कर सके, वो जिस जगह पे अगर वो नौकरी कर रहा है तो उस जगह का उसको जो मदर टंग की लैंग्वेज है, हिंदी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण अंचल में क्या होता है कि हर क्षेत्रीय भाषा हर एरिया का अलग अलग होता है। तो उस शिक्षक को अगर उसकी क्षेत्रीय भाषा अगर जानकारी नहीं है, अगर वो समझ नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, तो ये चीज वहां पर क्या हो जाएगा, उसको कठिनाई महसूस होगी। प्लस जो टीचर बोलेगा वो बच्चा भी अच्छे से नहीं समझ पाएगा और बच्चा जो बोलेगा वो टीचर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं तो उतना ज्यादा हिंदी में बात नहीं कर पाते हैं, है ना। और एक टीचर जो रहता है वो अगर उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है तो दोनों के बीच में मतलब असमंजस रहेगा, अच्छे से संबंध इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे टीचर और बच्चे दोनों, ठीक है। तो अगर ऐसा गुण अगर उसके अंदर नहीं होगा, संचार कौशल अगर नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा कि यहाँ पर टीचर को क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा है एक शिक्षक को छात्रों के प्रति प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए जो भी उसका लोकल भाषा हो उसको आना चाहिए, ठीक है। तो सक्षम होना चाहिए, टीचर को सक्षम होना चाहिए भाषा को लेकर के, ठीक है। और उन्हें स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करना चाहिए और छात्रों को बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप जिस क्षेत्र में अगर आप सर्विस कर रहे हैं वहां की अगर आपको भाषा समझ में नहीं आएगी तो आपको इन सारी चीजों से मतलब आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कि उन्हें स्पष्ट रूप से आप समझा नहीं पाएंगे, है ना, और उनकी भाषा को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको भी दिक्कत होगा और बच्चे को भी दिक्कत होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। धैर्य, अगला पॉइंट है हमारा। धैर्य जो है ये भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, गुण होता है उसका। एक शिक्षक को धैर्य रखना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी कार्य को लेकर के, कि हाँ मान के चलो अगर आप ऐसे ग्रामीण अंचल पर अगर आप सर्विस अगर होता है, आप पढ़ाने जा रहे हो और वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है स्टडी को लेकर के, है ना। वहाँ के मतलब 5वीं के बच्चे अगर अल्फाबेट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, वर्णमाला को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही धैर्य रखने का मतलब जरूरत होगा। आप मतलब ऐसा लगेगा आपको कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ इस तरीके से, है ना। तो आपको बहुत धैर्य पूर्वक, और 5वीं क्लास के बच्चे जब हैं और उनको अगर अल्फाबेट अगर नहीं पहचान पा रहे हैं, पहाड़ा नहीं बता पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हिंदी की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही धैर्य के साथ उनको मतलब स्टार्टिंग से क्लास 1 से लेकर के उनको सारा चीज जो है स्टडी कराना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए टीचर के अंदर धैर्य होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। खास करके जब वे छात्रों को जटिल अवस्थाओं को समझा रहे हो और उन्हें छात्रों को सीखने के लिए समय देना चाहिए और उनकी गलतियों को सुधारने में उनकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ठीक है। हर एक लाइन में बताना चाह रहा हूँ कि हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं लाइनों से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। इसीलिए आप थ्योरी क्लास को आराम से समय दे करके और अच्छे से मतलब देखिए और समझिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो सहानुभूति, ठीक है। सहानुभूति भी एक टीचर के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट उसका क्वालिटी होता है ना। किस तरीके से समझते हैं, एक शिक्षक को छात्रों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उन्हें छात्रों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब
जो शिक्षक है उसको सहानुभूति की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। जैसा अगर बच्चा आ रहा है ना, तो उस हिसाब से अगर उसकी पृष्ठभूमि सही नहीं है तो उस पर हमें क्या सुधार करना चाहिए, उसे कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स को, उसके समाज को, उसके परिवेश को, है ना, किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं, और उसकी जो स्थिति है ऐसी, है ना, तो उनकी भावनाओं के साथ जुड़ करके, उनसे वार्तालाप करके, उनसे अच्छे संबंध रख करके स्नेहपूर्वक हमें वो जो उसकी कमी है उसको दूर करने का हमेशा जो है प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है ना, तो सहानुभूति का ये हो गया। आगे देखेंगे प्रेरणा का। तो प्रेरणा किस तरीके से एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट गुण है भी। तो एक शिक्षक को छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए, उन्हें छात्रों में आत्मविश्वास जगाना चाहिए और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा देखते हैं क्या आता है। अभी ये चल रहा है, गुण ही चल रहा है, शिक्षक का गुण। एक शिक्षक के अंदर किन किन इन सारी चीजों गुणों का एक शिक्षक के अंदर आपको देखने के लिए मिलना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं रचनात्मकता, ये भी किस तरीके से है देख लेते हैं। तो एक शिक्षक को रचनात्मक होना बहुत ही जरूरी है ताकि वे छात्रों को सिखाने के लिए नए और रोचक तरीके खोज सके और उन्हें विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। छात्रों को सिखाने में सीखने में मजा आना चाहिए। आपको रचनात्मक तरीके से अपने पाठ्यशाला को, कक्षा को इस तरीके से मतलब करना है कि बच्चे जो है सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे। आपको नए नए इनोवेटिव लाना है क्लास में। हर एक दिन आपका जो पहला क्लास हो वो मतलब मोटिवेशन से भरा हो, प्रेरणा से भरा हो, ताकि बच्चे जो है जिज्ञासा पूर्वक आपकी बातों को सुने और आप जो समझाना चाहते हैं उसको अच्छे से रुचि के साथ, है ना, जब बच्चा करेगा तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपको नए नए चीजें जो है जैसे चित्रों के माध्यम से हो गए, साउंड के माध्यम से हो गए, हम मोबाइल के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तो हम नए नए नवाचार करके अपने जो है कक्षा को रचनात्मक रूप दे सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। संगठन भी एक बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एक शिक्षक को संगठित होना चाहिए ताकि वे अपनी कक्षाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सके और उन्हें समय का पाबंद होना चाहिए और छात्रों को व्यवस्थित रूप से सीखने में क्या है कि मदद करनी चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। उत्साह, ये भी पॉइंट है उत्साह। एक शिक्षक को अपने काम के प्रति उत्साही होना चाहिए और उन्हें छात्रों को पढ़ाने में मजा आना चाहिए और उन्हें सीखने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। ये भी एक उत्साह एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट गुण होता है कि टीचर हमेशा क्या है, एक भावुक होना चाहिए। उसके अंदर सीखने की ललक, जिज्ञासा मतलब खत्म नहीं होनी चाहिए, वो एकदम बरकरार होना चाहिए। वो उत्साह पूर्वक जब अपनी कक्षा में जाता है और बच्चों से इंटरेक्ट करता है, वार्तालाप करता है, तो वो अगर मोटिवेट रहेगा, उसकी बात करने की शैली अच्छी रहेगी, नए नए नवाचार का उपयोग करेगा, रचनात्मक तरीके का उपयोग करेगा, तो बच्चे ऑटोमेटिक जो है उससे प्रभावित होंगे, है ना, और सीखने के लिए हमेशा जो रहेंगे प्रेरित रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सम्मान। तो एक शिक्षक को छात्रों का सम्मान भी करना चाहिए और उन्हें छात्रों की उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए स्वीकार करना चाहिए और उन्हें जो है सीखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे सीखने की इच्छा। टीचर के अंदर सीखने की इच्छा बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इच्छा ना हो तो वो क्या है कि जैसे एक शिक्षक है और शिक्षक का दायित्व है कि हमें सीखना और सिखाना ही हमारा मतलब पहला एक कर्तव्य हो जाता है टीचर के रूप में, कि हम एक हमेशा नई चीजें सीखें और जो सीखा हुआ चीज है उन चीजों को जो हम बच्चों को ट्रांसफर करें। ठीक है, तो एक शिक्षक को हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हें नई शिक्षण विधियों का और तकनीकों के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं, एक शिक्षक को कई महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। मतलब जो है शिक्षक के लिए एक कौन कौन सी जो है कार्य महत्वपूर्ण होती है ना। टॉपिक है हमारा शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से होने चाहिए। एक शिक्षक के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से होने चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है ना। हर एक लाइन में बताना चाहूंगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपको सारी चीजें ध्यान से समझनी है ना। और अगर आप नोट बना पाए तो नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब मैं स्क्रीन के सामने ना रहूं, इसीलिए मैं बीच से किनारे हो जाता हूं ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, है ठीक है ना। चलिए आते हैं ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, इसका कार्य है किसका, शिक्षक का। शिक्षक के महत्वपूर्ण कार्य में सबसे पहला पॉइंट है हमारा
ज्ञान को क्या करना, प्रदान करना। शिक्षक का यही धर्म भी है और कर्तव्य भी है कि एज ए टीचर कि उनके पास जितना भी जानकारी है, जितना भी नॉलेज है, हम अपने जानकारी को, नॉलेज को बच्चे तक हम ट्रांसफर करने का पूरा प्रयास करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट इसीलिए है यहाँ पर कि सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हम जो अपना जो ज्ञान है, ज्ञान देने के लिए ही बच्चों को हमने जो है ज्ञान देने के लिए हम विद्यालय में ही जाते हैं, तो हमेशा उन्हें नए नए ज्ञान से हमें परिपूरित करना रहता है ना। तो आगे समझते हैं इसमें शिक्षक का प्राथमिक कार्य जो है छात्रों को उनके विषय का ज्ञान देना होता है, जैसे मैंने पहले बताया, और उन्हें अवधारणा जो है को स्पष्ट और सरल तरीके से समझाना चाहिए ताकि छात्रों को जो है विषय वस्तु जो है आसानी से समझ में आ सके, है ना। ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ हम क्या है, उनकी अवधारणाएं और ऐसी पाठ्यचर्या जो भी है, पाठ्यक्रम जो भी है, उनको अगर कठिन शब्द है, विषय है कठिन, अगर विषय है तो हम उस विषय को सरल से सरल तरीके से, सरल से सरल भाषा में किस तरह से उसको ट्रांसफर करें कि बच्चा जो है उसको आसानी से सीख सके, और उसको जो सीखने की जिज्ञासा है, उसका आत्मविश्वास है, वो हमेशा जो है लगातार बढ़ता रहे, है ना। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, देखेंगे सीखने के लिए जो है हमेशा प्रेरित करना, ये भी शिक्षक का ही कार्य है। शिक्षकों को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, उन्हें उनमें मतलब जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा जो है प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, मार्गदर्शन करना। तो शिक्षकों को छात्रों को सही मार्ग दिखाना चाहिए और उनकी रुचि और क्षमताओं को पहचानने में मदद करनी चाहिए और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। मार्गदर्शन करने का मतलब, अगर छात्र जैसा है, छात्र किस मार्ग पे जाना चाह रहा है ना, तो टीचर को ये एनालाइज हो जाता है कि जो छात्र है किस फील्ड में अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है, और अगर वो स्पोर्ट्स से अच्छा कार्य कर सकता है, किसी स्पोर्ट में अगर वो बहुत ही बेस्ट है, तो हमें उसकी क्षमता और रुचि को पहचान करके क्या करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, और जो उसकी लक्ष्य है ना, अगर एक अच्छा स्पोर्ट है, कोई अगर लड़का अच्छे स्पोर्ट में अगर वो अच्छा कर सकता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, स्पोर्ट में उसका कैरियर बन सकता है ना, और उसको प्राप्त करने के लिए अच्छा नाम और फ्रेम, है ना, और एक अच्छा पद पाने के लिए हम उसे हमेशा उसके बेहतर क्या है, सही रास्ता, और फिर हमेशा उसको प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे हम मूल्यांकन करना, पॉइंट मूल्यांकन करना, तो ये किस तरीके से हो सकता है, तो शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें उनकी कमजोरियों और ताकतों के बारे में भी बताना चाहिए ताकि वे अपनी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। मूल्यांकन जब हम करते हैं बच्चों की, तो मूल्यांकन करने से हमें बच्चे का जो है जो कमी और बेसी जहां पर रहता है, जो उसकी कमियां हैं और जो उसकी ताकतें हैं, उनके बारे में जो है शिक्षक बच्चे से पता चलता है, और उन कमियों को मतलब कैसे दूर किया जा सकता है, और जो ताकत है, जो उसकी योग्यता है, उस योग्यता को हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा जो है उसको प्रेरित करते रहना चाहिए। ठीक है, सुविधा प्रदान करना, तो इसको समझेंगे। शिक्षकों को छात्रों के लिए सीखने का अनुकूल जो है माहौल बनाना चाहिए, उन्हें संसाधनों का अवसरों तक पहुंच प्रदान करानी चाहिए, और उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ठीक है, आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, और इन्हीं लाइनों से जो है डायरेक्ट क्या है कि एमसीक्यू बनता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे तो सलाह देना किस तरीके से होगा, तो शिक्षकों को जो है छात्रों की उनकी व्यक्तिगत और शैक्षिक समस्याओं के बारे में सलाह देनी चाहिए और उन्हें भावनात्मक रूप से सहारा देना चाहिए, और उनकी जीवन को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी मदद करती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट को आगे भी हमने देखा था, इसीलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट क्या है, उसी का अनुशासन बनाए रखना, है ना, अनुशासन बनाए रखना। तो इसमें क्या होगा, शिक्षकों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए और उन्हें छात्रों को नियमों का पालन करना भी सिखाना चाहिए, और उन्हें सही और गलत के बीच में अंतर कर पाने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भूमिका मॉडल बनाना। ठीक है, तो ये कैसे हो, शिक्षकों को छात्रों के लिए एक रोल मॉडल मानना चाहिए और उन्हें आचरण और मूल्यों के माध्यम से ही छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ये इन पॉइंटों को हमने पहले भी देखा था। ठीक है, समाज का निर्माण, इन पॉइंटों को भी हमने देख लिया था, लेकिन ये सारी चीजें जो है क्या है, उसके गुण में भी आएंगे, है ना। शिक्षकों को छात्रों को समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए तैयार करना चाहिए और उन्हें सामाजिक मूल्य और नागरिकता की भावना को विकसित करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है
एक शिक्षक का गुण है। नवीनता को प्रोत्साहित करना, शिक्षकों को छात्रों को नए विचारों और दृष्टिकोण के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, उन्हें रचनात्मक बनाने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना। सीखने की प्रक्रिया को सरल किस तरीके से बना सकते हैं? शिक्षकों को जटिल विषयों को सरल और समझने योग्य बनाना चाहिए और उन्हें विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए ताकि छात्रों को सीखने में आसानी हो सके। मतलब शिक्षक को अगर जैसे गणित हो गए, विज्ञान हो गए, ये ऐसे थोड़े से कठिन शब्द है, मतलब विषय वस्तु है जिसको बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो हम ऐसे ऐसे सब्जेक्टों को जो है बहुत ही मतलब सरल तरीके से, है ना, आंशिक रूप से उसको तोड़ तोड़ करके सिखाएं, इस तरीके से सिखाएं कि बच्चा जो है उसको आसानी से समझ सके, सीख सके, जिससे उसकी आत्मविश्वास भी बढ़े, है ना, और नए नए शिक्षण विधियों का भी उपयोग करेंगे ताकि बच्चा जो है उसको आसानी से सीख सकेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा अगला टॉपिक है इसमें, इसी में है जो शिक्षक का विद्यालय और छात्र के मध्य में जो है कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक का जो है विद्यालय के साथ किस तरीके से संबंध रहता है और जो एक शिक्षक है वो बालक के साथ किस तरीके से संबंध रहता है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। है, हर एक पॉइंट मैं इसीलिए बार बार दोहराता हूँ, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना इन सारी चीजों को। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ, पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं मैं, है ना। एक शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध है विद्यालय के शैक्षणिक माहौल और छात्रों की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मतलब एक शिक्षक का जो है छात्र के साथ और विद्यालय के साथ जो माहौल और एक विद्यालय की जो शैक्षणिक व्यवस्था बनी रहती है, ठीक है, और छात्रों की जो सफलता का जो पीछे कारण होता है, ये दोनों ही आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों का इतना संबंध होता है ना, कि अगर हम शिक्षक का विद्यालय से अगर देखेंगे, अगर हम किसी चीज में अगर मान लेते हैं ये शिक्षक है, ठीक ना, ये शिक्षक है और ये विद्यालय है, ठीक है, और ये क्या है, छात्र है, ये तीनों कड़ी आपस में, मतलब आपस में जुड़े हुए। अगर इसमें से कोई एक कड़ी भी ना हो, ठीक है, अगर इस लाइन को समझाने का, समझिएगा इस लाइन जो लिखा हुआ है क्यों इंपॉर्टेंट है। शिक्षक, विद्यालय और छात्र, ये तीनों आपस, मतलब आपस के एक कहना चाहिए कि ये तीनों का कड़ी इतना संबंध है, अगर इन तीनों संबंधों में से किसी एक कड़ी को हम बाहर निकाल देते हैं तो ये पूरा जो सिस्टम है जो इतना प्रभावित होगा कि जो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये किसी काम का नहीं आएगा, है ना। इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट कहा गया है कि इसमें से किसी एक कड़ी को भी हम मिस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लेते हैं शिक्षक है, ठीक है ना, और छात्र है, अगर विद्यालय को आप हटा देंगे यहाँ से, विद्यालय को अगर मान लेते हैं कि हटा देंगे तो बहुत ही प्रभावित हो जाएगा ये चीजें, है ना। और मान लीजिए कि अगर मैं शिक्षक को हटा दूं और विद्यालय और छात्र अगर दोनों है तो शिक्षक के बिना दोनों व्यर्थ है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और शिक्षक और विद्यालय को एक साथ कर लूं, अगर ये जो छात्र का कड़ी है, अगला कड़ी है, इसको अगर हम बाहर कर दें तो फिर छात्र, शिक्षक और विद्यालय का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मतलब ये तीनों आपस में एकदम अंतर संबंध है, ये तीनों आपस की एक कड़ियां हैं, जो तीनों जो होना बहुत ही जरूरी है। मतलब शैक्षणिक माहौल के लिए हमें क्या, विद्यालय की आवश्यकता है, ठीक है, और छात्र की सफलता के लिए विद्यालय और शिक्षक दोनों की आवश्यकता है। ठीक है ना, इसीलिए कहा गया है कि एक शिक्षक और छात्रों के बीच का जो संबंध है विद्यालय के शैक्षणिक माहौल और छात्रों की सफलता के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ साथियों की ये चीज आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आपको इसको थ्योरी को 2-3 बार जब आप लाइन को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है। आगे देखेंगे तो यह संबंध केवल ज्ञान का आदान प्रदान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें जो है आपसी सम्मान, विश्वास, समझ भी शामिल होनी चाहिए। रुक जा। साथियों टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने। अब जहां तक हमने समझा था पहले
है ना। यहाँ से देखेंगे यह जो संबंध है केवल ज्ञान का आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है इसमें आपसी सम्मान, विश्वास और समझ भी शामिल होना चाहिए। जिस तरीके से एक टीचर के रूप में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से होता है कि एक टीचर जो है केवल किताबी ज्ञान को लेकर के नहीं रहता, और किताबी ज्ञान के साथ साथ वो उसके व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन, है ना, और उसका जो सारी चीजें उसके जीवन में महत्वपूर्ण होता है और सारी चीजें जो है उसको प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है छात्र, शिक्षक और विद्यालय के छात्र के बीच में जो संबंध है इसके बारे में हमने देख रहा था, है ना। आगे देखेंगे अगला पॉइंट जो है, एक शिक्षक को छात्र के साथ मित्रवत और सहयोगी संबंध बनाना चाहिए। ये भी लाइन आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, हर एक लाइन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लाइनों में से जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। और उन्होंने छात्रों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से बच्चे के मन में, जब वो छोटा बच्चा है मान के चलिए, और वो अपने कक्षा में आता है और जो अपने इन्वायरमेंट में वो देखा होता है, और उस तरीके में कई सारे उसके मन में प्रश्न रहते हैं कि वो अपने टीचरों से रहता है, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछेगा कि सर या मैडम ये ऐसा क्यों होता है। अगर उसने नई चीज अगर कुछ देखा हुआ तो ये बोलेगा कि ये कैसे हो सकता है। तो टीचर के बच्चे के मन में कई सारा जिज्ञासा रहता है, जिसको एक टीचर अच्छे से उसको समझता है और उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश करता है, ठीक है। शिक्षकों को छात्रों को सीखने के लिए कि हमेशा प्रेरित करना चाहिए और उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब बच्चा जो है जो भी उसको सीखता है उसको सीखने ठीक है, आगे चलते हैं। तो उन्हें छात्रों को उनकी गतिविधियों से सीखने में मदद करनी चाहिए और उनकी सफलता से निराशा नहीं होने देना चाहिए। अगर मान के चलिए अगर बच्चा अपना सारा कुछ करता है, किसी भी लक्ष्य को लेकर के तैयारी कर रहा है और उस तैयारी में अगर बच्चे को असफलता हासिल होता है, तो एक टीचर के नाते उस बच्चे को हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए और उसे यही कहना चाहिए कि आप प्रयास करते रहिए। आपके लिए जो है एक प्रयास ना सही, लेकिन वो ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट होना चाहिए। और इस तरीके से हम उसकी असफलता को निराश नहीं होने देना चाहिए, है ना। आगे चलेंगे तो छात्रों को भी शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी निर्देशों का पालन करना चाहिए। छात्रों को शिक्षकों से प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए और उनकी समस्या को उनके साथ साझा करना चाहिए। कहने का मतलब है कि छात्र को भी, अगर छात्र है तो अपने जो टीचर है या मैडम है उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। और शिक्षकों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा जो है किस तरह से व्यवहार रखता है ना, उसका संबंध कैसा स्थापित है ना। और जो भी वो निर्देश देते हैं विद्यालय में, है ना, टीचर का कहना मान रहा है कि नहीं मान रहा है, ये सारी चीजें जो है उनके नियमों का पालन भी करना चाहिए। और अगर बच्चा जो है अगर टीचर से मतलब डरे नहीं क्लासरूम में, और वो जो है बिना हिचकिचाहट के साथ जो है वो क्वेश्चन कर सके, इतना उसका आत्मविश्वास होना चाहिए, ताकि जो है अगर डरेगा तो आसानी से अपना प्रश्नों को पूछ नहीं पाएगा। अगर उसको कुछ भी परेशानी है या दिक्कत आ रहा है स्टडी से लेकर के, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो उस समस्या का निराकरण नहीं पा पाएगा, ठीक है ना। आगे चले इसी में आगे हम देखेंगे, एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो छात्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और उनकी जरूरतों को समझता है, ठीक है। उन्हें छात्रों को न केवल ज्ञान प्रदान करना चाहिए बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। एक शिक्षक को छात्रों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाना चाहिए ताकि वे साथ मिलकर सीखने और बढ़ने का आनंद ले सके, ठीक है। आगे देखेंगे सम्मान किस तरीके से होगा। तो शिक्षकों और छात्रों दोनों का एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सीखने के लिए जो है प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। छात्रों को शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी निर्देशों का क्या है पालन
करना चाहिए। आगे देखेंगे विश्वास, छात्रों को शिक्षकों पर विश्वास करना चाहिए कि वे उन्हें सबसे अच्छा ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। मतलब जो छात्र हैं उनके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो हमारे शिक्षक हैं वो हमें बेहतर तरीके से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और हमारी जो समस्या है उन समस्या को बेहतर तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षकों को छात्रों का विश्वास जीतना चाहिए और उन्हें यह दिखाना चाहिए कि उनकी सफलता के लिए हम समर्पित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है समझ। ये सारी चीजें मैंने पहले भी बात किया था, है ना, तो एक बार आप मोटा मोटा देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में इसका आसानी हो सके। आगे देखेंगे, समझिएगा बातों को और ध्यान से सुनिएगा। शिक्षकों को छात्रों की जरूरत और समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें छात्रों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और उनके भावनात्मक रूप से सहारा देना चाहिए। छात्रों को भी शिक्षकों की बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें बातें हमने पहले स्लाइड, पिछले जो स्लाइड था उसमें सारी चीजें किया था, इसलिए मैं मोटा मोटा आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये चीजें इसमें भी इन्वॉल्व होता है ना। तो संचार के बारे में भी पहले देखे थे, इसीलिए मोटा मोटा देख लेंगे। शिक्षक और छात्रों के बीच में प्रभावी जो है संचार होना चाहिए, उनका वार्तालाप अच्छे से होना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों के साथ स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में बात करनी चाहिए। छात्रों को शिक्षकों से प्रश्न पूछने में संकोच नहीं होना चाहिए और अपनी समस्याओं को उनके साथ साझा करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे तो सहयोग का, शिक्षक और छात्रों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए और उनकी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्रों को शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना चाहिए और उन्हें अपनी पढ़ाई में सहयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे, एक शिक्षक और छात्रों के बीच एक मजबूत और सकारात्मक संबंध विद्यालय के शैक्षणिक माहौल और छात्रों के सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संबंध छात्रों को सीखने और बढ़ने में मदद करता है और उन्हें एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब इसमें से कुछ एमसीक्यू है जो मैं आपको फटाफट कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना, आप इसका एमसीक्यू देखेंगे। जो अब तक हमने जो थ्योरी पढ़ा उसका जो सिलेबस जो हमने अभी थ्योरी देखा उसी में से मैं कुछ एमसीक्यू बनाया हूं जो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है। अभी हमने पिछले ही कुछ समय पहले उनके कर्तव्य और गुणों के बारे में देखा था। ठीक है, तो एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो आप ऑप्शन है आपके पास देखेंगे। छात्रों को जानकारी देना पहला, दूसरा है छात्रों का मार्गदर्शन देना, तीसरा छात्रों को प्रेरित करना और चौथा दिया है उपयुक्त में से सभी। तो हमने एक शिक्षक के कर्तव्य में, उनका भूमिका में इन सारी पॉइंटों को देखा था। छात्रों को जानकारी देना, मार्गदर्शक के रूप में, प्रेरित कर्ता के रूप में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए। तो अच्छे शिक्षक में हमने गुणों के बारे में भी बात किया था कि कौन कौन सा गुण हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देखने के लिए मिलेगा, धैर्य और समझ। अगला है प्रभावी संचार कौशल और तीसरा है अपने विषय का ज्ञान होना और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो हमने एक अच्छे शिक्षक का गुण में हम इन चारों मतलब तीनों चीजों को हमने देखा था, धैर्य को, प्रभावी संचार कौशल को भी देखा था और विषय ज्ञान को भी देखा था। तो इसमें से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं आगे। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर एक छात्र है, छात्रों को सीखने के लिए हमेशा अगर प्रेरित करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखेंगे, उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया देना चाहिए। बी नंबर है उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए और अगला है डी नंबर उपयुक्त में से सभी। तो छात्रों को सीखने के लिए अगर हमें प्रेरित करना होगा तो कौन कौन से उसके अंदर हमें एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी पिछले स्लाइड में ही देखा था कि उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया देना चाहिए, उन्हें सीखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए शिक्षक के रूप में और उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य भी देना चाहिए। इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है थ्योरी का बेनिफिट हमें एमसीक्यू लगाने में होता है। अगर आप थ्योरी का अगर नॉलेज नहीं है आपको, अगर आपने थ्योरी क्लास अगर नहीं पढ़ा है तो एमसीक्यू को लगाने में इस तरीके से आप फंसेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक शिक्षक को छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार के बारे में भी हमने देखा था, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए कि सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए या फिर उपयुक्त में से सभी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमने जो कैसा व्यवहार करना चाहिए टीचर के रूप में, तो ऐसा भी हम किस तरीके से करते हैं, ये इसको भी हमने देखा था। तो मित्रवत व्यवहार भी होना चाहिए, सम्मानजनक भी होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए। निष्पक्ष से आप नेगेटिव नहीं लीजिएगा। निष्पक्ष का कहने का मतलब ये होगा कि निष्पक्ष में मतलब हम जैसे एक बच्चा जो है, एक बच्चा अगर मान के चलिए कि अगर हमारा प्रश्न है कि मछली जो है कहाँ रहता है ना, अगर हमारा प्रश्न है कि मछली अगर कहाँ रहता है, तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि मछली जो है पानी में रहता है। अगर दूसरा बच्चा कहता है, ये पहला बालक क्या बताया, इसने बताया कि मछली जो है पानी में रहता है ना, पानी में रह रहा है, और दूसरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं मछली जो है जमीन में रहता है, ठीक है, जमीन में रहता है। तो हम जो हमारा सही प्रश्न रहेगा उसको हम निष्पक्ष नहीं कहेंगे कि जो जमीन वाला जो बोल रहा है वो हमारा गलत हो जाएगा, है ना। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत, मतलब निष्पक्ष। जो सही चीज है हम उसी के उसमें लेंगे, और जो गलत है उसको हम बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन हम उसको इतना समझाएंगे कि ये चीज जमीन के ऊपर ही पानी रहता है, फिर पानी के अंदर में क्या रहता है। जैसे अगर तालाब है तो तालाब कहाँ रहेगा, जमीन पे ही रहेगा। जमीन मतलब चारों साइड नीचे भी मिट्टी रहेगा, अगल बगल में मिट्टी रहेगा, और उस मिट्टी के ऊपर में पानी रहेगा, और पानी के अंदर में क्या रहेगा। तो अगर उसका जवाब थोड़ा सा अगर उससे मिलता नहीं है, अगर थोड़ा सा गलत बता रहा है, तो एक शिक्षक क्या बताएगा, निष्पक्ष होकर के उसका फैसला लेगा, और निष्पक्ष होने के साथ साथ जो है उसको सही जानकारी देने का प्रयास करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, तो एक शिक्षक को अपनी छात्रों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो हमारा है जी, यहाँ पर देखेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, उत्साहजनक होना चाहिए, या फिर सहायक होना चाहिए, और अगला दिया है उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से सभी, डी नंबर, क्योंकि ये तीनों जो है दृष्टिकोण रखना चाहिए एक टीचर के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा एमसीक्यू में, एक शिक्षक को अपने छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हो गया था शायद। तो इसमें कठोर, मित्रवत और सहायक, अगला उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि मित्रवत और सहायक दोनों, ये दोनों सही है। कठोर कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में उदासीन है और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक की क्या विशेषता होती है। तो विशेषता में हमने देखा था ज्ञानवान, धैर्यवान और संवाद में कुशल। केवल ज्ञान, केवल धैर्य, इनमें से कुछ नहीं। तो सबसे बेस्ट उत्तर हमारा ये होगा, मतलब ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमने थ्योरी क्लास देखा था उसका एमसीक्यू जब लगाने पर कितना उसका इफेक्ट होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो पूरा सीरीज है उसको आप पूरा अच्छे से देखिएगा, ताकि जो है आपका तैयारी अगर आप पहले से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो अपने तैयारी को और बेहतर तरीके से करने के लिए आपके अंदर और भी कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। अभी मैं इस क्लास में इतना ही एमसीक्यू लिया हूं दोस्तों, और भी है दिखाने को तो बहुत सारा है, लेकिन अभी क्या है वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें कम से कम अभी आपको 50 से 60 एमसीक्यू देखने के मिलेंगे इसी क्लास में। लेकिन क्या है कि अभी वीडियो का ज्यादा लेंथ हो जा रहा है, और मेरा फोकस है कि मैं पहले जो है थ्योरी नॉलेज को पहले दे दूं, इसके बाद फिर जो है सारा कुछ मैं एमसीक्यू का सीरीज जो है इसी में अलग से करूंगा, ताकि आपको सारा चीज जो है क्लियर हो रहे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए फिर धन्यवाद। एक नए वीडियो के और एक नए टॉपिक को लेकर के फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नहीं